Viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नेम है कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री का यूनिट नंबर फर्स्ट है। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के सेकंड पार्ट को। इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के सेकंड पार्ट को। इसी के साथ इस यूनिट के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाली एग्ज़ाम्स में आप लोगों के लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट के सेकंड पार्ट को। तो इसमें पहले हमारे पास है मॉडल्स ऑफ एटम। इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में हमने मैटर पढ़ा कि कोई भी चीज़ जिसकी मास हो और वो स्पेस को कवर करे तो उसको हम मैटर कहते हैं। तो अब एटम क्या है? एटम वो स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल यूनिट हैं जिससे डिफरेंट हमारे पास ज़्यादा मिकदार में एटम मिलके एक मैटर बनाते हैं। तो एटम को हम कहते हैं कि ये मैटर का एक फंडामेंटल यूनिट है कि डिफरेंट या एक से ज़्यादा एटम्स मिलके मैटर बनाते हैं। सही है। अब जब एटम डिस्कवर हुआ, एटम के बारे में डिफरेंट मॉडल्स आए और हर मॉडल ने एटम को अपने तरीके के साथ एक्सप्लेन किया। तो एक एक करके आगे हम मॉडल्स पढ़ेंगे और इन्हीं मॉडल्स को आपने समझना है, क्योंकि इन्हीं मॉडल से आपके एग्जाम्स में एमसीक्यूज आते हैं। तो मॉडल से पहले आपको एटम का पता होना चाहिए, जिसकी डिफिनीशन मैंने आप लोगों को बता दी कि एटम हमारे पास स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट है किसी भी मैटर का। एटम्स के मॉडल्स में सबसे पहले जो हमारे पास मॉडल है थॉमसन्स मॉडल्स, थॉमसन्स एटॉमिक थ्योरी, ये पहला मॉडल है। इस मॉडल से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ये कंसेप्ट था कि एटम इंडिविजिबल पार्ट है, एटम को आप डिवाइड नहीं करते, एटम के अंदर कोई पार्ट्स नहीं होते, ये पहले कंसेप्ट था। जब थॉमसन्स एटॉमिक थ्योरी आई तो इसने ये कंसेप्ट ख़त्म किया। अब हम देखते हैं कि थॉमसन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती हैं। थॉमसन एटॉमिक थ्योरी proposed a model of atom which is known as plum pudding model। थॉमसन्स एटॉमिक थ्योरी ने जो एटॉमिक का मॉडल पेश किया, इसने कहा, इसको नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम जो है एक फ्रूट का नाम है जिसको हम उर्दू में आलू बुखारा कहते हैं। तो उसने कहा कि जो एटम होता है वो गोल शक्ल में होता है, स्फेरिकल फॉर्म में, और उसके अंदर बीजों की जगह पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इस मॉडल को उसने नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल। तो एमसीक्यूज में आ सकता है कि प्लम पुडिंग मॉडल किस उसने पेश किया, केमिस्ट ने, तो आप कह सकते हो कि थॉमसन एटॉमिक थ्योरी को थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल का नाम दिया और ये एटम के लिए पेश की गई। In the year 1897, he totally changed the view of an atom by discovering electron. Thomson atomic theory suggested that the atom is not indivisible. It was of smaller pieces, electron and proton. इन्होंने क्या किया, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए तो इन्होंने कहा कि देखो, एटम आपके पास इंडिविजिबल पार्ट अब नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर भी पार्ट्स रहते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, हम फिर एटम को डिवाइड कर सकते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन अलग हैं, प्रोटॉन अलग हैं। तो ये कंसेप्ट सबसे पहले थॉमसन ने दिया अपने प्लम पुडिंग मॉडल में, जिसको थॉमसन एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं, और ये 1897 में उन्होंने दिया। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। इन्होंने क्या कहा कि एटम स्फेरिकल फॉर्म में होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होते हैं। ये कंसेप्ट एटॉमिक थ्योरी का किसने दिया? थॉमसन ने दिया। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन एन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ड्यू टू विच एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
और इन्होंने क्या कहा कि जितने तादाद में एक एटम में प्रोटॉन होते हैं उतनी ही तादाद में उस एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये एटम आपके पास चार्ज की उससे न्यूट्रल होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। इट हैज़ नो ओवरऑल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। तो ये थॉमसन एटॉमिक थ्योरी जो उन्होंने 1897 में पेश की, प्लम पुडिंग मॉडल का नाम दिया और कहा कि एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से एटम न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता और एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एटम को हम कह सकते हैं कि एटम के अंदर प्रोटॉन अलग हैं, इलेक्ट्रॉन अलग हैं। तो ये क्या था, ये कंसेप्ट था थॉमसन एटॉमिक थ्योरी का। और इसने ये जो पुराना कंसेप्ट था कि एटम इंडिविजिबल है, उसको क्या किया, उसको उन्होंने ख़त्म किया, रिजेक्ट किया। और ये क्या है, ये जो उन्होंने मॉडल पेश किया तो उसका ये पिक्चर है कि हमारे पास एटम जो स्फेरिकल के फॉर्म में है, तो इसमें क्या है, इसमें देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और इन्हीं पॉजिटिव चार्ज में एम्बेडेड हमारे पास कौन से चार्ज हैं, एम्बेडेड हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद सेम है, जिसकी वजह से ये पूरा के पूरा एटम आपके पास न्यूट्रल है। इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या था, ये हमारे पास थॉमसन एटॉमिक थ्योरी मॉडल था और जो पॉइंट्स मैंने इसमें आपको मेंशन किए वही आपको इस मॉडल के हवाले से याद होने चाहिए। इसके बाद हमारे पास सेकंड मॉडल आया एर्नेस्ट रदरफोर्ड का। एर्नेस्ट रदरफोर्ड से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लम मॉडल ने क्या कहा कि आपके पास एम्बेडेड होंगे, तकसीम होंगे प्रोटॉन एटम के अंदर और इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इसने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कौन सी होती है या प्रोटॉन की पोजीशन कौन सी होती है। ये प्लम मॉडल के नेगेटिव पॉइंट्स थे या आप इसके वीकनेस भी कह सकते हो। तो इसके बाद 1911 में कौन सा मॉडल आया, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी आई। उन्होंने कहा कि द एटम इज कंपोज्ड ऑफ मोस्टली एम्प्टी स्पेस। इन्होंने कहा कि ये जो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन ये एम्बेडेड नहीं होते, ये इक्वली तकसीम नहीं होते, बल्कि एटम के अंदर काफ़ी जगह क्या होती है, वो एम्प्टी स्पेस होता है। स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एटम मास। न्यूक्लियस की डिस्कवरी इसने की। इसने कहा कि एटम के सेंटर में क्या होता है, ऐसा डेंस पार्ट होता है जिसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और ये एटम का मैक्सिमम मास जो है वो उसके न्यूक्लियस में होता है, जिसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस एटम का लार्जेस्ट पार्ट है। इसके बाद पीच मॉडल, इन्होंने पीच का कहा, पीच पिट क्या है, न्यूक्लियस, और मीट क्या है, एम्प्टी स्पेस विद इलेक्ट्रॉन रैंडमली ऑर्बिटिंग न्यूक्लियस। तो पीच हम कहते हैं आड़ू को। तो जिस तरह आड़ू एक फ्रूट है और उसके अंदर क्या होती हैं, स्टोन या हड्डी जिसको कहते हो या स्टोन कहते हो, तो उन्होंने कहा कि अगर हम आड़ू की मिसाल लें तो वो जो आड़ू की हड्डी होती हैं उसको आप न्यूक्लियस कह सकते हो और हड्डी के अलावा बाकी जितना भी वो फ्रूट जिसको हम खाते हैं वो क्या है, वो एम्प्टी स्पेस है। तो एटम को इसने तशबीह दी आड़ू से, जबकि इससे पहले थॉमसन ने दी थी प्लम के साथ। तो ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। तो रदरफोर्ड ने कहा कि एटम में मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है उसके दरमियान का जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और जो वजन में सबसे ज्यादा होता है, जो मैक्सिमम एटम का मास जो होता है वो न्यूक्लियस की ही वजह से होता है, और उसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव क्योंकि प्रोटॉन उसके अंदर है। इसके अलावा बाकी जो एटम का स्पेस पार्ट है वो स्पेस एम्प्टी स्पेस होता है, सही है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस एम्प्टी स्पेस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो ये जो हमारे पास डिटेल थी या ये जो एटम के बारे में पॉइंट्स थे ये रदरफोर्ड ने कहे। इसके बाद थर्ड जो हमारे पास मॉडल था वो था बोहर मॉडल एजम्पशंस। तो ये उससे भी एडवांस था, ये प्रीवियस दोनों से ये एडवांस मॉडल था। इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स बाउंड इन एन एटम कैन ओनली ऑक्यूपाई ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। दिस रिजल्ट इन डिस्क्रीट वैल्यू फॉर द रेडियस एंड एनर्जी। बोहर ने कहा
कि एटम जो होता है उसके अंदर सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है, उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। उन ऑर्बिट में एक स्पेसिफिक फासले पे इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होता है एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और उसमें ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका जो स्पीड होगा और उसकी जो एनर्जी होगी वो सेम होगी, एक होगी। हाँ, अगर वो किसी ऑर्बिट से आगे पीछे जाता है उसकी एनर्जी चेंज हो सकती है, अदरवाइज वो सेम ही ऑर्बिट में जब रोटेट करेगा ना तो उसकी एनर्जी चेंज होगी, ना उसका फासला चेंज होगा, ना उसका मोमेंटम चेंज होगा। ये बोहर मॉडल ने कहा। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने जब मॉडल पेश किया तो उस पर ये एतराज़ात आए कि आप तो कहते हो कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये कब तक घूमेगा, इसकी तो एनर्जी लॉस हो जाएगी। जब एनर्जी लॉस हो जाएगी तो ये तो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, जिससे एटम ख़त्म हो जाएगा। तो फिर बोहर ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो इसमें ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स होती है और उसका न्यूक्लियस से फासला भी फिक्स होता है। सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास बोहर मॉडल का है वो ये है कि एन इलेक्ट्रॉन इन सच अ स्टेशनरी स्टेट इमिट नो रेडिएशन, कि जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट में सर्कुलेट कर रहा है, उसकी एनर्जी फिक्स है, तो इस कंडीशन में ये कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं करेगा, क्योंकि ये कॉमन सेंस है कि अगर इलेक्ट्रॉन रेडिएशन इमिट करे तो उसकी एनर्जी लॉस होगी, और जब उसकी एनर्जी लॉस होगी तो लाजमी बात है कि वो उसका जो ऑर्बिट होगा वो चेंज हो जाएगा और वो न्यूक्लियस की तरफ आएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी ही ऑर्बिट में होता है तो वो रेडिएशन इमिट नहीं करता, उसकी एनर्जी फिक्स होती है। थर्ड पॉइंट था कि इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप टू अ लोअर स्टेट इट इमिट अ फोटॉन हुज एनर्जी इक्वल द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द टू स्टेट्स। देखो, अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है, सही है, और इसके इर्द गिर्द आपके पास क्या है, ये शेल बने हुए हैं, ये इसके इर्द गिर्द शेल बने हुए हैं, और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन नीचे आता है दूसरे ऑर्बिट में तो ये एनर्जी इमिट करेगा, और वो एनर्जी किस शक्ल में होगी, वो होगी फोटॉन की शक्ल में। वो फोटॉन की शक्ल में आपके पास एनर्जी होगी अगर ये एनर्जी इमिट करेगा, और इस एनर्जी की मिकदार क्या होगी, इस एनर्जी की मिकदार इन दो शेल के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है इसकी मिकदार की एनर्जी इमिट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर किसी शेल से नीचे शेल में आता है तो ये फोटॉन की शक्ल में एनर्जी इमिट करता है। ये थर्ड पॉइंट था किसका, बोहर मॉडल का। फोर्थ और लास्ट पॉइंट जो बोहर मॉडल का था वो ये था कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड बाय द रूल L इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि एंगुलर मोमेंटम आपके पास वो फोर्स होता है, वो मोमेंट है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी ही फिक्स ऑर्बिट में मोमेंट करता है। इसका ये जो फार्मूला है तो इसमें L शो करता है एंगुलर मोमेंटम को। N जो है ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये ऑर्बिट नंबर है कि फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में है, उसी के हिसाब से हम ये n की जगह पे नंबर लिखते हैं। h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी जो फिक्स वैल्यू है वो है 6.626 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जूल। ये क्या है, ये हमारे पास इस h की वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है। इसके बाद 2 और 2 के साथ पाई, तो पाई भी हमारे पास क्या है, वो भी फिक्स वैल्यू है। तो इन्होंने कहा कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में सर्कुलेट होता है तो उसी टाइम जो इसका एंगुलर मोमेंटम है वो आप इस फार्मूले के जरिए फाइंड कर सकते हो। तो इसमें आपके पास n की वैल्यू आपने लगानी है, एक ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, बाकी प्लैंक्स कांस्टेंट सेम है और पाई की वैल्यू 3.14 वैल्यू जो होती है वो भी सेम है। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये किसने कहे, ये हमारे पास बोहर मॉडल ने कहे हैं और ये आप लोगों को MCQs के लिए पता होने चाहिए।
और अगर हम मॉडर्न ज़माने में देखें कि एटम का शेप कैसा है, उसके बारे में क्या बात है, तो द एटम इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस होता है। इसमें मेनली टू रीजन्स होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस, दरमियान वाला रीजन जो एटम का मैक्सिमम मास बनाता है। दूसरा इसके इर्द गिर्द होते हैं इलेक्ट्रॉन। जो दरमियान वाला रीजन होता है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। जो इर्द गिर्द के रीजन होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंटिन्यूसली मूवमेंट करते हैं। और जो ऑर्बिट होते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट इसका स्फेरिकल होता है, सेकंड ऑर्बिट इसका इस शेप में होता है, थर्ड ऑर्बिट जो है उसको हम 2p ऑर्बिट कहते हैं, जो क्या है, जो हमारे पास 2 डायमेंशन में होते हैं। तो क्या है कि ये एटम्स के मॉडर्न जो ज़माने का एटम की जो लोगों ने शेप या स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की है तो वो इस शक्ल में होती हैं। तो ये एटम्स के बारे में 3 मॉडल्स थे और एटम का सिंपल स्ट्रक्चर था। तो इसमें यही सिंपल एमसीक्यूज आएंगे जो अभी हमने मेंशन भी किए और आपको कंसेप्चुअली समझाया। तो आप लोगों ने एटम को इस हद तक याद भी करना है और समझना भी है। और यहाँ पिक्चर के ज़रिए इन्होंने आप लोगों को बताया भी है कि डेमोक्रेटिक्स और डेल्टन जो थ्योरी थी तो उनकी एटम के बारे में, एटम का स्ट्रक्चर ये था। फिर इसके बाद थॉम्सन की थ्योरी आई, पाम का प्लम मॉडल जो था। इसके बाद फिर हमारे पास उसकी वो थ्योरी आई रदरफोर्ड की, इसने कहा कि नहीं, न्यूक्लियस दरमियान में, पीच मॉडल, और इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हैं। इसके बाद बोहर की मॉडल, बोहर के बाद जो हमारे पास हैं मॉडर्न क्वांटम मॉडल या क्वांटम थ्योरी जो हमारे पास हैं, तो वो उसने क्या कहा कि न्यूक्लियस दरमियान में होता है और इसके इर्द गिर्द का स्पेस मैक्सिमम एम्प्टी होता है और इलेक्ट्रॉन हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिट में सर्कुलेट होते हैं। हर ऑर्बिट के अपना एक शेप होता है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, समराइजेशन के लिए ये पिक्चर आप लोगों के लिए दिया हुआ है। इस शेप से आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा कि अगर ये हमारे पास एटम है, इस एटम में 2 पार्ट्स होते हैं मेनली, एक हमारे पास न्यूक्लियस और दूसरा जो हमारे पास पार्ट होता है वो है इलेक्ट्रॉन। फिर न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा और भी छोटे छोटे ज़रात होते हैं जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं, जो आप लोगों ने फिजिक्स में डिटेल के साथ पढ़ा है। यहाँ पे डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर के ज़रिए ये समझाया हुआ है कि न्यूक्लियस में क्या होता है और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और एक एटम का शक्ल किस तरह से होता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम पिक्चर के ज़रिए भी आप लोग याद रख लें। तो यहाँ तक तो बात थी एटम्स की और एटम्स के मॉडल्स की। अब आगे जाते हैं हम सेकंड ऑब्जेक्टिव पे। सेकंड हमारे पास है व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो जब 2 चीज़ें मिलती हैं उसको हम कहते हैं रिएक्शन। जब 2 चीज़ें मिक्स होती हैं उसको हम कहते हैं रिएक्शन। अब रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट रिजल्ट इन सम केमिकल चेंजेस टू वन और मोर सब्सटेंस। जब 2 चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और मिक्स होने के बाद वो चेंजेस लेकर आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे आप फ्लूइड को सॉलिड के साथ मिक्स करो और सॉलिड में भी चेंज आ जाए, फ्लूइड में भी चेंज आए और वो चेंज केमिकल हो जो रिवर्स ना हो सके, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इफ अ सब्सटेंस चेंज इन वे other than a change to its state of matter, solid, liquid or gas, then a chemical reaction must have taken place. अब आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि फिजिकल रिएक्शन किसे कहते हैं या फिजिकल चेंज किसे कहते हैं। तो फिजिकल चेंज में जब 2 चीज़ें हम मिला लेते हैं, मिसाल के तौर पे आप क्या करते हो, आप चीनी को पानी में मिलाते हो। जब चीनी को या नमक को आप पानी में डिज़ोल्व करते हो तो नमक पहले सॉलिड होता है, फिर वो फ्लूइड बन जाता है। तो ये फिजिकल स्टेट चेंज हो गया। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें फिजिकल चेंज वो आपके पास आए, फिजिकल शेप चेंज हो, फिजिकल स्टेट चेंज हो, तो उस तरह की रिएक्शन को हम फिजिकल रिएक्शन कहते हैं। जबकि ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज आए, जिसमें प्रॉपर्टी ही आपके पास चेंज हो, तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन को आप रिवर्स नहीं कर सकते। अगर रिवर्स करोगे तो वो टोटली रिवर्स नहीं होगा, जबकि फिजिकल रिएक्शन को आप फिजिकली रिवर्स कर सकते हो।
The chemicals that are used in chemical reaction are known as reactant and those that are formed are known as product। और ये तो सिंपल सी बात है कि केमिकल रिएक्शन में जो कंटेंट या जो पार्ट्स आपने यूज़ किए जो आपस में मिले उनको हम रिएक्टेंट कहेंगे और उनके नतीजे में जो आपके पास बना उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे इनके एग्जाम्पल्स आएंगे तो उससे आप लोगों के जहन में ये केमिकल रिएक्शन उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे इन्होंने लिखा है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट मिलते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। उन्हीं केमिकल रिएक्शन को जब आप फार्मूला के शक्ल में या इक्वेशन के शक्ल में लिखते हैं तो उनको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जिस तरह हमारे पास सोडियम प्लस क्लोरीन, तो सोडियम क्लोरीन के साथ जब मिलता है तो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। अब इसी सोडियम क्लोराइड के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सोडियम से भी चेंज है, क्लोरीन से भी चेंज है और आप इसको फिजिकली फिर उसे वापस सोडियम और क्लोरीन में लेकर आ भी नहीं सकते। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब इसमें सोडियम और क्लोरीन ये रिएक्टेंट हैं और जो सोडियम क्लोराइड बना ये प्रोडक्ट हैं। इस तरह कापर प्लस सल्फर तो ये कापर सल्फाइड बनाता है। तो ये भी हमारे पास क्या है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में दो केमिकल्स मिलेंगे और वो एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जो मिलते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है या जो एंड फॉर्म बनता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पे हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के साथ मिलके हमारे पास प्रोडक्ट बनाते हैं H2O वाटर। अब वाटर क्या है, वो तो लिक्विड फॉर्म है, लेकिन ऑक्सीजन भी गैस था, हाइड्रोजन भी गैस था। अब इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 लिखा है, वो इसलिए कि इसको बैलेंस किया है कि अगर 2 हम लिख ले तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। 2 अगर लिखा है तो ऑक्सीजन के साथ 2 आ जाए तो ये 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं ये केमिकल इक्वेशन है और ये रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन है और ये कोएफिशिएंट के ज़रिए इसको बैलेंस किया गया है। तो आपके एग्जाम में अगर एमसीक्यूज आ जाए कि फला रिएक्शन को आप बैलेंस कर ले तो यहाँ पे जितनी भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद वो रिएक्टेंट की तादाद के बराबर होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे चीज़ें कम यहाँ पे ज़्यादा या यहाँ पे कम यहाँ पे ज़्यादा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर है तो आपके पास वो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर का तो वो हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं। तो इसको हम सिंपली एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें एज सच मुश्किल भी नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के ज़रिए आप लोग इसको समझ लोगे। पहला हमारे पास है कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा हमारे पास सिंगल रिप्लेसमेंट, फोर्थ वन हमारे पास डबल रिप्लेसमेंट और फिफ्थ वन हमारे पास कंबस्टन। तो ये हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के। सबसे पहले है कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन सिंपल बात है, वर्ड से जाहिर है कि इसमें दो एलिमेंट और मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसको हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं कि इसमें क्या है कि इसमें दो केमिकल्स हमारे पास कंबाइंड होके, दो रिएक्टेंट कंबाइंड होके एक प्रोडक्ट बन गया, इसको हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सिंपल बात है। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन किसे कहते हैं कि इसमें एक प्रोडक्ट आपके पास टूटेगा, उसमें ब्रेक्स आएंगे और वो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होगा, वो कम्बिनेशन का अपोजिट। तो कम्बिनेशन का अपोजिट क्या है? डिकम्पोजिशन। जिस तरह हमारे पास कार्बनिक एसिड है, कार्बनिक एसिड हमारे पास एक क्या है, एक प्रोडक्ट है जिस किसमें कन्वर्ट होता है, इसको अब यहाँ पे आप इसको रिएक्टेंट कह सकते हो कि इसमें रिएक्शन हुआ और इसने ये दो प्रोडक्ट दिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पे ये आपके पास जो बड़ा मॉलिक्यूल है या जो बड़ा आपके पास है मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, वो क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है छोटे पार्ट्स में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में।
तो इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें आपके पास बड़ा मॉलिक्यूल या बड़ा कंपाउंड वो छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाए, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए, उसमें एक आपके पास क्या है, एक मॉलिक्यूल बड़ा या कंपाउंड वो 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ हो, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंगल रिप्लेसमेंट में क्या होगा, मिसाल इन्होंने दी है, 2 रिएक्टेंट हैं, एक ए है दूसरा बी एंड सी है। तो आप क्या कर लेते हो कि इसमें आप बी की जगह ए आ जाता है प्रोडक्ट में, तो इसको सिंगल रिप्लेसमेंट कहते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास कौन सा रिप्लेस हुआ, सिर्फ ये बी आपके पास रिप्लेस हुआ। बी की रिप्लेसमेंट ए ने की, ए ने बी की जगह ले ली, तो इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। आगे इसके एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाओगे। यहाँ पे आप लोग देख लें कि इसमें क्या हुआ है कि ये कॉपर की जगह जो है वो रिएक्टेंट में कॉपर सल्फेट और ये आयरन, तो कॉपर की जगह किसने रिप्लेस की है, आयरन ने। तो इसको हम कहते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कि उसमें एक एलिमेंट रिप्लेस हो जाता है दूसरे एलिमेंट से। सेकंड हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट में ए बी जो है, तो बी की जगह ले ली डी ने, और यहाँ पे सी डी में आपके पास डी की जगह ले ली बी में, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि दोनों रिएक्टेंट में एक एक एलिमेंट की जगह चेंज हो जाती हैं, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको सिंपल मेटाथीसिस भी कहते हैं। तो ये आप लोग एग्जाम्स के लिए भी याद रख लें, और आगे इसका एग्जाम्पल भी आ रहा है, वहां से भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एसिड और बेस जब मिलते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट की एग्जाम्पल हैं, एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। यहाँ पे देख ले, HCl एक एसिड है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ये दोनों मिल रहे हैं। अब ये हाइड्रो ऑक्साइड की जगह जो है ये किसने ले ली, ये ले ली क्लोरीन ने, और दूसरी जो हमारे पास हाइड्रोजन की जगह है वो किसने ले ली, वो ले ली इस हाइड्रोक्सिल आयन ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम के साथ क्या मिल गया, क्लोराइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोडियम है वो कहाँ चला गया, इसके पास। तो यहाँ पे सोडियम की जगह रिप्लेस हो गई, यहाँ पे क्लोरीन की। तो इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसकी जो एग्जाम्पल है वो है एसिड बेस की मिक्स, जिससे हमारे पास साल्ट प्लस वाटर आते हैं। और ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस मिक्स होके साल्ट प्लस वाटर बनाए, इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। और लास्ट स्लाइड में क्या है, केमिस्ट्री ऑफ फायर, जो कि हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, इसको कंबस्टन कहते हैं। कंबस्टन इज एन ऑक्सीडेशन व्हेन फॉर एग्जांपल कोल इज बर्न, जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा प्रोडक्ट, कंपाउंड जिसमें कार्बन हो और ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो उसकी बस्ट आप उसको कंबस्ट करे, उसको जला दे, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कंबस्टन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होके गैस के शक्ल में चला जाता है। इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं कंबस्टन रिएक्शन। और कंबस्टन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, और ऑक्सीडेशन आगे स्लाइड्स में यूनिट्स में आएगा तो वहां पे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। When for example coal is burned, each atom of carbon combine itself with 2 oxygen atom. The carbon is oxidized, becoming carbon dioxide. In order to accomplish this, is necessary to consume oxygen. जब क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है
तो इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डिफिनीशन है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होके हमारे पास क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको कंबस्टन रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट था। इसमें आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है थ्रू कमेंट्स आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।